नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग 2020 का साइंस का पेपर देखेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, जूल मात्रक है। आपसे कह रहे हैं कि जूल जो है ना वो मात्रक किसका है। ऑप्शन दिए कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का। आपका फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शक्ति का। तो आप लोग ध्यान रखें, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक हो जाता है जूल। ठीक है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक आपका जूल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं रबी की फसल है। कह रहे मक्का, ज्वार, बाजरा, चना। तो आप लोग ध्यान रखें रबी की फसल हो जाएगी चना, जैसे आपका चना, जौ, मटर, ठीक है, सरसों। ये फसलें आपकी क्या होती हैं, रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा ये आपकी होती है खरीफ की फसलें। ठीक है, तो ये तीनों आपकी मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है, तो ये तीनों किसकी हो जाएंगी, खरीफ की फसलें हो जाएंगी। आपकी चना जो होगी वो किसकी फसल होगी, रबी की फसल। और कौन कौन सी होती हैं, जैसे जौ, मटर, सरसों, ये भी क्या होती हैं, आपकी रबी की फसलें होती हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्र ग्रहण की घटना होती है। आपके ऑप्शन दिए अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात, कभी भी। तो आप लोग ध्यान रखें जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है वो आपकी होती है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन क्या होती है, आपकी सूर्य ग्रहण की घटना होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है डीपीटी के टीके से बचाव होता है। कह रहे हैं डिप्थीरिया का, काली खांसी, टिटनेस, उपर्युक्त तीनों। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों का। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CaSO4 में Ca की संयोजकता है। आप उधर में जो Ca की संयोजकता हो जाएगी वो +2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो -2 नहीं होगी, Ca की संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा किससे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है। आप लोग ध्यान रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो 2 पेपर में पीछे और पूछा गया था, तीसरी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें। तो कह रहे हैं कि परमाणु खनिजों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे परमाणु खनिज कौन कौन से होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम के विखंडन से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। और कह रहे हैं कि उपयोग और बताइए। तो आप लोग देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग होता है विद्युत उत्पादन में। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है इसका उपयोग, विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आपका आंसर दिया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कह रहे हैं आयास तथा भार के बीच में आलम्ब होता है। ठीक है, आप लोग दर्ज देखो आयास और भार के बीच में क्या होता है, आलम्ब होता है। जैसे आप लोग समझो यहाँ पर एक तरफ क्या होगा आपका आयास होता है और दूसरी तरफ क्या होगा, भार होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, ठीक है, आलम्ब होता है। ठीक है, आप लोग दर्ज करें बीच में क्या होगा, आलम्ब होता है। या तो आलम्ब आप लोग समझ लो केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से उदाहरण आपको उदाहरण सहित कह रहे हैं। तो जैसे कैंची, हैंडपंप, प्लास, ये क्या हो जाएंगे, आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो जाएंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन के 2 उदाहरण लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखना, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना कि ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहे जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाते हैं, आपके V और C हो जाते हैं। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, A, D, E, K। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में बहाने से। देखो क्या होता है कि जो कारखानों से जो कचरा निकलता है, जैसे गंदा पानी, केमिकल का पानी निकलता है, वो क्या होता है डायरेक्ट कहाँ डाल दिया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है नदियों का जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, कृषि में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक से। अब क्या होता है कि जैसे कृषि में कीटनाशक दवाएँ डाली जाती हैं। ठीक है, और बारिश होती तो क्या होती है, वो दवाएँ क्या होती है पानी के माध्यम से नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका नदी का जल भी दूषित हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वसा को कितने समूह में बांटा गया है। तो आप लोग देखें वसा को 3 समूह में बांटा गया है, संतृप्त, असंतृप्त और बहु संतृप्त। ठीक है, और आपका ये देखो क्वेश्चन आपका दूसरी बार पूछा गया है, 2 बार मतलब एक बार और एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो संतृप्त, असंतृप्त और बहु असंतृप्त 3 टाइप से होता है। अब देखो संतृप्त कौन कौन सी होती है, जैसे मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल का तेल, ये आपकी होती है संतृप्त वसा हो जाती है। ठीक है, असंतृप्त कौन कौन सी होती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल, ये आपकी हो जाती है असंतृप्त वसा हो जाती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट होता है बहु असंतृप्त कौन कौन सी हो जाती है, आपकी सूरजमुखी, सोयाबीन और मकई का
तेल, ठीक है। मकई का तेल आपका ये किस में आता है, आपका बहु असंतृप्त वसा में आता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। आपका कह रहा है CaCO3 और 2HCl, आपको इसकी रिएक्शन करानी है, जैसे CaCO3 + 2HCl। तो आप लोग ध्यान रखें, यहाँ से देखो क्या बनेगा, देखो Ca और Cl की क्रिया कराएंगे तो CaCl2 हो जाएगा आपका, ठीक है। CaCl2 बच्चा क्या, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे CO3 बचा, तो यहाँ से एक को निकाल लेंगे तो आपका ये बन जाएगा H2O, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीछे और एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक तरफ लिखना है भौतिक परिवर्तन, दूसरी तरफ आपको लिखना है रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, कह रहे भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे रंग, अवस्था, आकृति, इनमें परिवर्तन हो जाता है, परंतु उनकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। उनकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के कह रहे हैं भौतिक गुण, रंग, अवस्था आदि सभी कुछ परिवर्तन हो जाता है, और साथ ही क्या कह रहे हैं, इसकी रचना भी पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रचना भी परिवर्तित हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भौतिक परिवर्तन उसकी रचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो उबलना, पिघलना, जमना, ये क्या है आपके भौतिक परिवर्तन है। जैसे आपका जलना, कह रहे खाना पकाना, और कह रहे जंग लगना, सड़ना, ये क्या होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखना है, तो फर्स्ट तो आपका हो जाएगा देखो घरेलू अपशिष्ट। देखो घर से जो निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है उससे भी क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। जैसे आपका डिटर्जेंट वगैरह, साबुन वगैरह नहीं प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे साबुन यूज करते हैं और उसका पानी क्या होता है, खेतों में जाते हैं, ठीक है, उससे भी क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं उपयोग में लाई गई पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन से भी क्या होता है आपका मृदा प्रदूषण होता है। आपका थर्ड पॉइंट कह रहे हैं बाढ़ और तूफान द्वारा कह रहे हैं भूमि की उर्वरा सतह का बह जाना, ठीक है। जैसे बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, भूमि की ऊपर वाली जो सतह होती है वो बह जाती है, ठीक है। तो भूमि की जो ऊपरी सतह होती है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है, और वही बह जाती है, तो इससे क्या होता है, एक तरीके से मृदा प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और पूछा था, मृदा प्रदूषण के प्रभाव पूछे गए थे, ठीक है। तो प्रभाव क्या होते हैं, मृदा प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, फसल का उत्पादन कम हो जाता है, ठीक है। मृदा प्रदूषण से क्या होगा, फसल का उत्पादन कम हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि गंदगी पर अनेक प्रकार के कीट तथा मक्खियाँ पनपती हैं, और कीट और मक्खियाँ से क्या होता है, बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एक आपका मृदा प्रदूषण का प्रभाव है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक पेपर में और पूछा गया था, ठीक है। दोबारा से ये क्वेश्चन आपके 2020 के पेपर में पूछा गया है, और आप लोगों को देखो बता चुका हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग 15 से लेकर 24 तक के जो भी पेपर हैं सारे सॉल्व कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपका देखो 2 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, तो 2 चित्र आपके दिए, जो भी आपको सिंपल लगे वो चित्र आप लोग बना लेना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपका एक तरफ लिखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखो क्या होता है कि यह सरल कोशिकाएं होती हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, नीले हरे शैवाल, और इधर क्या होता है, यह जटिल कोशिकाएं होती हैं, जैसे पादप और जंतु कोशिकाएं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि केंद्रक अनुपस्थित होता है और अल्प विकसित होता है। आपका यहाँ पर क्या होता है, आपका केंद्रक अनुपस्थित और अल्प विकसित होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं श्वसन तंत्र जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है। कहाँ पे होता है, जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है इधर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तोलक क्या है, इसके प्रकार लिखिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तोलक क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। तो आप लोग उदाहरण करें, उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है, करके इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं, ठीक है। आपका क्या होता है, इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। जैसे आपका प्लास होता है ना, एक तरीके से जो प्लास होता है वो एक तरीके से छड़ होता है। अब एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं, जैसे एक बिंदु होता है तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, घुमा सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उत्तोलक क्या होते हैं, एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है, या तो मुड़ी हुई होगी या मजबूत छड़ होगी। तो इसमें क्या है कि मुड़ी हुई छड़ होती है, ठीक है। और क्या होता है, एक बिंदु के सापेक्ष इसको घुमा सकते हैं।
अब आपसे पूछा इसके प्रकार, तो आप लोग ध्यान रखें ये उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब देखो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं कि आयास तथा भार के बीच में क्या होता है, आलम होता है, उनको बोला जाता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका कैंची, प्लास, ये आपके आ जाते हैं प्रथम श्रेणी में। आपका देखो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, आपका आलम तथा आयास के बीच में क्या होता है, भार होता है। आलम और आयास के बीच में क्या होता है, भार होता है, उनको क्या बोला जाता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। आपका कौन सा होता है, आपका नींबू निचोड़ने की मशीन या कूड़ा ढोने की गाड़ी, ठीक है। आपका एक तो सरौता भी बोला जाता है, जो आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। अब देखो नेक्स्ट आपका कह रहे हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब देखो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं कि आलम तथा भार के बीच में क्या होता है, आपका आयास होता है। आलम और भार के बीच में क्या आ जाता है, आयास आ जाता है। जैसे क्या होता है, आपका चिमटा हो जाता है, जैसे मनुष्य का क्या हो जाता है, हाथ, ठीक है। मनुष्य का जो हाथ होता है ना, वो भी आपका क्या होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित के सूत्र कह रहे हैं और एक एक उपयोग लिखिए। कह रहे हैं व्यंजक चूड़, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। और आप लोग कह रहे हैं तो फर्स्ट आपका दिया है व्यंजक चूड़, इसका सूत्र होता है CaOCl2। कह रहे हैं इसका उपयोग कह रहे हैं कि पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। जैसे पहले क्या होता है कि जैसे कुएं वगैरह होते थे, तो उसको पानी, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए उसको व्यंजक चूड़ डाला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि इसका उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। कह रहे वस्त्र एवं कागज उद्योग में व्यंजक चूड़ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। कह रहे इसका उपयोग खाने की वस्तुओं में होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे होता है, खाने की वस्तुओं में होता है। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं धावन सोडा Na2CO3। कह रहे इसका उपयोग कपड़े धुलने में किया जाता है, ठीक है। धावन सोडा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कपड़े धुलने में किया जाता है। बेकिंग सोडा खाने में यूज किया जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलित आहार क्या है, मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। ये आप लोग ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहे कि भोजन में कह रहे सभी पोषक तत्व का उचित मात्रा में उपस्थित होना ही संतुलित आहार कहलाता है। कह रहे भोजन में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में, ठीक है, उपस्थित होना क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। अब कह रहे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें संतुलित आहार कर लेना चाहिए। अब देखो किसी भी चीज़ की अगर कमी होती है, कोई भी पोषक तत्व तो जैसे आयोडीन की कमी होती है, आप लोगों को बताया था आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी भी तत्व की कमी होती है, कोई पोषक तत्व अगर बॉडी में कम हो जाता है तो क्या होता है, हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। इसलिए हमें बैलेंस में सारी चीज़ें लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है और कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक संतुलित आहार लेना चाहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने 2020 का साइंस का पेपर देखा था। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ आया होगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।